ऑलराइट, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ सिक्स्थ चैप्टर विच इज़ लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अगर आपको याद हो, पहला जो चैप्टर किया था उसमें ये हमने पता किया था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये ज़रूरी है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो लीगल हो, और इवन जो कंसिडरेशन जिस फॉर्म में दी जा रही है वो भी लीगल हो, है ना। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है कि अगर अनलॉफुल कोई कंसिडरेशन देता है या ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है तो क्या क्या केसेस बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, ओके, पहला टॉपिक जो आता है दैट इज़ अगेन दिस अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली सेक्शन 23 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो केसेस देखो, फर्स्ट है इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कि भैया लॉ ने ही उसको मना कर रखा है कि वो अलाउड ही नहीं है। जैसे ऑब्वियस एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई लिकर बेच रहा है विदाउट लाइसेंस, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है सीधा। ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑफ, क्या होगा, इफ़ इट इज़ ऑफ दो, इफ इट इज़ ऑफ अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। ठीक है, बेसिकली कोई एक्चुअल लॉ जो है, मोस्ट केसेस में एग्जांपल यहाँ लेते हैं जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कोई भी अगर वो अलाउ करा वो चीज़ तो उस लॉ का डिफीट हो जाएगा कोई पर्पस, या मान लो उस लॉ के अगेंस्ट जाएगी कोई चीज़ तो भी वो अलाउड नहीं की जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिख रखा है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली दैट इज़ इनवैलिड बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द हिंदू लॉ। इसी तरीके से एग्रीमेंट बाय हिंदू टू गिव हिज सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अलाउंस टू नेचुरल पेरेंट्स, वो भी इट विल बी इन वायलेशन टू द हिंदू लॉ, इसलिए ये इन चीज़ों को भी अनलॉफुल माना जाता है। थर्ड आता है इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, मतलब कोई ऐसा एक्ट ऑब्जेक्टिव या उसका कंसिडरेशन अगर किसी के लिए फ्रॉड करने का है, मतलब आप कोई फ्रॉड करने का एग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ, दैट इज़ अगेन नॉट अलाउड। यहाँ पे केस, अच्छा एग्जांपल दे रखा है पहले कि ए बी और सी कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम जो भी फ़ायदा होगा गेन होगा वो बांट लेंगे, किससे फ़ायदा, कोई फ्रॉड एक्टिविटी से, तो अगेन ये अलाउड नहीं है। केस आता है यहाँ पे मनी राम और पुरुषोत्तम लाल का। क्या होता है, एक बंदा होता है उसे पता है कि जो रेलवे कंपनी है वो उसके साथ नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, तो वो क्या करता है कि एक और बंदे को उठाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और उसको बोलता है कि भाई मेरी जगह तू रेलवे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर, वो तुझे दे देंगे, वो ग्रांट कर देंगे, तो फिर जब ग्रांट कर देंगे तो फिर तेरी जगह मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। ये वो बोलता है कि बस एप्लीकेशन आगे जो देनी है वो मैं नहीं दूंगा, तू दे दे मेरे बिहाफ पे। तो बट जब सिलेक्शन जाएगी तो मैं ही वहाँ पे एक्चुअल जाऊँगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे अगेन ये ऑब्जेक्टिव ही जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो फ्रॉड करने का है रेलवे कंपनी के साथ, इसलिए ये कम्प्लीटली वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये था एक केस लॉ। इसके बाद देखो, इफ़ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन कुछ ऐसा है जिससे किसी को इंजरी पहुंचेगी या किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होगा, दैट विल अगेन बी वॉइड, वो भी नहीं माना जाएगा। जैसे एन एग्रीमेंट टू बीट अ मैन, अनलॉफुल एंड वॉइड। एन एग्रीमेंट टू बॉम्ब ब्लास्ट फॉर मनी, अगेन अनलॉफुल एंड वॉइड। एग्रीमेंट टू पनिश अ लाइबल, लाइबल इज बेसिकली अ डिफेमेटरी मैटर, कि भाई तू इसके खिलाफ कोई इसको डिफेम करने के लिए कुछ केस कर दे इस पर, दैट इज अगेन अनलॉफुल और वॉइड। देन इफ मेरा गला बिल्कुल बैठ रखा है, मैं कंस्टेंटली 4-5 घंटे से बोल रहा हूँ। एनीवेज, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, इमोरल समझते हो, मॉरल एथिक्स के खिलाफ अगर मान रहा है कोर्ट। अब कोर्ट ने कोई ऐसा, देखो लॉ की लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हाँ ये लॉ मॉरल्स के खिलाफ है, बट अगेन टाइम के साथ या सब्जेक्टिविटी आ जाती है इस चीज़ में कि डिपेंड करता है, और वो भी अगेन सोशल फैक्टर्स के साथ चलते हैं कोर्ट्स, एंड इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि व्हाट इज़ मॉरल एंड व्हाट इज़ नॉट मॉरल। एंड यहाँ पे यूजुअली ये दो माने गए हैं कि कोर्ट में यूजुअली जो केसेस आते हैं मॉरलिटी को लेके वो इन पे होते हैं, सेक्सुअल इमोरालिटी फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन, एंड फर्दरेंस ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटी, वही कि या तो सेक्सुअल इमोरालिटी की आ जाती है या उसके आगे उसी के एक्सटेंडेड कोई चीज़। तो यहाँ पे केस आता है एक चोगालाल वर्सेस पियासी का, पीएससी पियासी वटेवर। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो रेंट करता है अपना घर प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर अगेन क्या वो रेंट रिकवर कर सकता है फिर उससे, दैट इज़ नॉट, अगेन वो नहीं कर पाएगा बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव इमोरल माना जाता है लॉ के लैंग्वेज में। इट बीइंग एन एक्ट फॉर फर्दरेंस ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटी, मतलब आप प्रमोट कर रहे हो सेक्सुअल इमोरालिटी,
लैंडलॉर्ड में हाउएवर रिकवर इफ़ ही डिड नॉट नो दी पर्पस। हाँ, अगर उसे नहीं पता था कि इसके लिए मैं रेंट कर रहा हूँ, या उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या कर रहे हैं, देन वो रिकवर कर सकता था रेंट, बट अब नहीं कर सकता बिकॉज आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो फर्दरेंस ऑफ सेक्शुअल इमोरलिटी है एज पर लॉ। ठीक है, इट्स एज पर लॉ, आई एम नॉट सेइंग इट। Like what I feel is I don't think prostitution is something which should be illegal. Like everyone has the right to earn as they want, and it's their choice. You are not someone to tell them what and how they should earn their money. At least कमा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं. It's sad if uh, I know, you know, एक society में it's considered a taboo or something to talk about something which is related to this, but I feel जहाँ पे आप चीज़ों को यू नो कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे वो चीज़ और बढ़ती है, बिकॉज आप जिस चीज़ पे रोक लगाओगे वो और लोग करेंगे. अगर उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दोगे, पीपल विल स्टॉप थिंकिंग ऑफ इट एज अ टैबू, पीपल विल स्टॉप मेकिंग यू नो a facade out of it. And anyways, I'm going out of topic, but yeah, you should have opinions on what you think is right or what you think is not right. It's fine to speak about it, although I know कि ये सुन के 4 लोग चले गए होंगे कि ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है. People will obviously not like it, but yeah, मुझे बहुत बार मतलब मेरा एक है कि मुझे लोग बोलते हैं you should keep shut, you should not, and I kind of believe in it. Like world has endless number of opinions existing. It can do well without one more of mine, so I need not put an opinion on everything, but uh, I'm working on it to not give an opinions on everything, because I know ultimately it does affect your personal and professional space. Like अभी I said कि 4 लोग dislike मार के गए होंगे कि we don't agree with him. That's how world runs. So yeah, but do I care about the numbers of dislikes? Of course not, because that's what. Anyways, I'm come to the topic. तो ये दो हमने किए स्कोप ऑफ वर्ड इमोरल, कि इमोरल वर्ड में क्या क्या आता है. थर्ड एक देख लो, इंटरफेरेंस इन मैरिटल रिलेशंस. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि भैया यू नो एक हस्बैंड और वाइफ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में सेपरेट होंगे. दिस इज़ वॉइड बिकॉज अगेन इट्स इमोरल इन द आइज ऑफ लॉ की लैंग्वेज. ऑल्दो आई एनीवेज आई एम नॉट. Such acts which are against good public morals. अब good public morals क्या हैं? केसेस देख लो. एक केस आता है यहाँ पे विल्सन वर्सेस कानले का, कि फ्यूचर मैरिज का बेसिकली ये एग्रीमेंट था कि उसकी अभी एक इट्स एन ऑन गोइंग मैरिज ऑफ दैट पर्सन, एंड उस ड्यूरेशन में ही वो किसी और के साथ फ्यूचर मैरिज का एग्रीमेंट कर रहा है. दिस इज़ अगेंस्ट गुड मॉरल्स अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड हेंस इट वॉज फाउंड कि इट इज़ वॉइड. एक और केस आता है बाई बिजली और नंसा नगर का. इस केस में एक बंदा एक दूसरे बंदे को लोन देता है ताकि वो डिवोर्स ले सके अपने हस्बैंड से, और फिर उसी से शादी कर सके जिससे वो लोन ले रही है. सो वहाँ पे अगेन इसका ऑब्जेक्टिव ही एग्रीमेंट का इट वाज हेल्ड टू बी इमोरल, हेंस ये वॉइड माना गया. सो ये इसके बाद आता है इफ़ द कोर्ट regards it as opposed to public policy, यानी that is against the interest of the society. अगर कोर्ट को लग रहा है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाएगा, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, तो वहाँ पे भी कोर्ट बोल सकता है कि इट इज़ void completely. An agreement is unlawful if the court regards it as opposed to public policy. Again immoral की तरह यहाँ पे भी कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि हाँ ये चीज़ होती है, बट court as per time can decide on a case whether it considers it as opposed to public policy or not. ठीक है. द होल ऑब्जेक्टिव इज कि सोसाइटी एक अच्छे तरीके से चल सके. ओके, यहाँ पे देखो आगे देखे ग्राउंड्स कंसीडर्ड टू बी अपोज्ड, कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. मेरा गला जाने वाला है कभी भी किसी टाइम. एनीवेज जाएगा तो सो जाऊँगा.
ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी, कि हाँ एलियन एनिमी मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन जिस कंट्री के साथ बेसिकली योर कंट्री इज़ एट वॉर विद द कंट्री, उसका कोई सिटीज़न है, तो उसके साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो एलियन एनिमी के साथ, वो माना जाता है कि इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, नहीं करना चाहिए। सो विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ले लो फिर जो मर्जी करो, गवर्नमेंट का साथ मिल जाए तो आजकल कुछ भी हो जाता है। एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो किसी चलते जस्टिस को रोक सकता है, तो आप एक इमोरल चीज़ कर रहे हो। बेसिकली इमोरल नहीं, ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में आएगा। जैसे मान लो कोई कोर्ट का केस चल रहा है एंड आपको पता है कि एक बंदा जो है विटनेस के रूप में जाने वाला है वहाँ पे, और वो उसको एक डिसीजन पे ला सकता है। आप उस विटनेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि तू इसको विटनेस मत दे कोर्ट में जाके, मैं तेरे को 5 लाख दूंगा। आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड वो वॉइड माना जाएगा। देन एग्रीमेंट्स फॉर स्टिफलिंग, स्टिफलिंग समझते हो क्या होता है? कि आप किसी को रोक रहे हो किसी चीज़ से। अगेन यहाँ पे बात आ रही है, जैसे पिछला जो पॉइंट था वो भी स्टिफलिंग का ही था कि जस्टिस को रोकना। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात आती है कि आप प्रोसिक्यूशन रोक रहे हो। प्रोसिक्यूशन देखो दो तरह के वो होते हैं लिटिगेशंस, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल यानी कि जैसे बाइक ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ये कर दिया है ना, सिविल वाले। क्रिमिनल जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया आपने, है ना, जिसकी पनिशमेंट आपको मिलती है। लेकिन उसमें भी दो आते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल हैं वो लेस सीरियस होते हैं, इसलिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू करा दिया जाता है सॉल्व। जो बिल्कुल हीनियस क्राइम्स हो गए जैसे मर्डर, रेप, ये सब इनमें इनको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे जो है अगेन आप कोर्ट के द्वारा पनिश किए जाओगे। उसमें आप किसी को रोक रहे हो अगर प्रोसिक्यूशन के, दैट इज़ अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए प्रोमिसेस टू बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए, इंस्टीट्यूटेड बाय ए अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, एंड इन रिटर्न बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग स्टोलन। कंप्लीटली वॉइड, ये क्या लगा रखा है, तो ये कर ले वो कर ले, दिस इज कंप्लीटली वॉइड। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स इन द नेचर ऑफ चैम्परी एंड मेंटेनेंस। तो देखो मेंटेनेंस और चैम्परी क्या होता है? मेंटेनेंस का तो मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें किसी और को ताकि वो कोई लीगल प्रोसीडिंग कर सके, केस लड़ सके, उसमें उसकी बेसिकली हेल्प, असिस्टेंस, अब वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, ताकि वो डिफेंड कर सके अपना वो केस जो उस पर चल रहा है। तो यानी कि यूजुअली इट इज़ क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस उसमें लगेंगे, इसलिए आप उसे असिस्ट करते हो। तो जब आप उसका सूट को मेंटेन कर रहे हो, है ना, ये एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो या जो भी, तो यू आर मेंटेनिंग दैट सूट, सो दैट प्रोसीडिंग विल बी कॉल्ड मेंटेनेंस, है ना। और चैम्परी होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे को हेल्प करती है क्या करने में, प्रॉपर्टी रिकवर करने में, कि भैया ये प्रॉपर्टी उसने ले ली, मेरे को वापस दिलवाओ। इसको चैम्परी बोलते हैं कि आप एक ऐसा बार्गेन कर रहे हो कि यू आर हेल्पिंग समवन टू रिकवर द प्रॉपर्टी। एंड यूजुअली इसमें ये होता है कि हाँ तू मेरे को प्रॉपर्टी दिलवा दे, जितना भी आएगा मेरे पास उसमें मैं तेरे को थोड़ा उसमें हिस्सा दे दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका स्टेटस क्या है, क्या ये इलीगल है इंडिया में या लीगल है? देखो इंडिया में इलीगल नहीं है ये, बिकॉज माना ये गया कि ऑब्वियसली इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो पुअर पीपल की है, दैट्स अ फैक्ट। अब उनको मान लो कोई लीगल उसमें जाना है, तो वो इस उसमें एटलीस्ट बोल सकते हैं ना यार कि मान लो मेरा केस चल रहा है जिसमें अगर मैं जीत गया मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो किसी से फाइनेंस करवा सकते हैं कि भाई तू मेरे को ये केस जितवा दे, मैं तेरे को जितने के 10 लाख आएंगे तो मैं तेरे को दे दूंगा 5 लाख उसमें से। 5 लाख तो फिर भी उसके है ना मिलने से तो अच्छा है, क्योंकि वो केस का वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, उसके एक्सपेंसेस इतने होंगे। तो एक बार वो फाइनेंस कर दे, अगर वो जीत जाएगा उसको मिल जाएंगे पैसे, उसको भी मिल जाएंगे, उसको भी मिल जाएंगे, तो फ़ायदा ही है उसका, गरीब इंसान का फ़ायदा ही है। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि हाँ कोर्ट ये देखेगा, देख ज़रूर सकता है कि अगर वो किसी पुअर के फ़ायदे के लिए है, जेन्युइन रीज़न की वजह से है, तो वो वैलिड माना जाएगा। हाँ अगर ऐसी है कि सिर्फ कोई, ऑब्वियसली अगर वो नहीं है, जेन्युइन नहीं माना जाएगा, तो वो वॉइड भी उसको कर सकता है। यहाँ पे केस आता है नुथाकी वेंकटस्वामी वर्सेस कट्टा नागी रेड्डी। ये केस में क्या होता है कि 75 पैसा इन रुपी, मतलब 75% बोलता है कि जितना भी आएगा उसका 75% शेयर उस फाइनेंशियर जो उसको फाइनेंस कर रहा है केस को, उसको दे दूंगा, दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोला गया कि यार ये बहुत अनरीजनेबल है कि भाई जितना भी पैसा आ रहा है 75% तो दे देगा। दिस वॉज फाउंड अनरीजनेबल। तो सिर्फ जो जितने भी उसके एक्सपेंसेस लगे थे वो उसको वो दे दिए गए थे,
और इंटरेस्ट के साथ, बाकी नहीं दिए गए थे क्योंकि 75 इज़ टू मच, 75%, राइट। सो ये इस केस में देखो, एग्रीमेंट्स फॉर द सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, जैसे बोलते हैं ना कि यार तेरे को 50,000 दूंगा, मेरी कोई सरकारी नौकरी लगवा दे, दैट इज़ वॉइड, नहीं माना जाता। यहाँ पे केस आता है स्वामीनाथन वर्सेस मुत्तुस्वामी। क्या होता है इस केस में, एक बंदा बोलता है दूसरे को कि भाई मैं तेरे को एक इतना पैसा दूंगा, तो क्या कर, रिटायर हो जा ताकि मैं तेरी जगह आ जाऊँ, उसका एक पब्लिक ऑफिस में उतर जाओ। सो अगेन वॉइड था ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, कि बेसिकली एक माइनर अगर चाइल्ड है, उसका पहला जो गार्जियन रहेगा वो उसका फादर रहता है, फादर के बाद फिर मदर के हाथ में रहता है उसका गार्जियनशिप। नाउ दिस इज अगेन, इसके अगेंस्ट अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, बेसिकली ऐसा एग्रीमेंट जो बोल रहा है कि एक शादी कर लो आप और किसी और को उससे कोई पैसा मिल रहा है, मैरिज ब्रोकरेज, या मतलब कोई शादी करवा के अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई पैसा मिल रहा है, दैट इज़ अगेन वॉइड। और ओके, नेक्स्ट केस देखो, इसमें आता है वेंकटा कृष्णा वर्सेस वेंकटाचलम। केस में क्या होता है कि एक अमाउंट जो है वो दिया जाता है फादर को इन कंसिड्रेशन कि भाई आप अपनी बेटी की शादी करवा दो हमारे बेटे से। तो यहाँ पे यही कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो प्रॉमिस है जो आप कर रहे हो, ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जो कि बिल्कुल वॉइड है, ठीक है। एक और केस आता है वैद्यनाथन वर्सेस गंगाराज का केस। यहाँ पे एक पंडित पुरोहित बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हम देंगे, आप हमारे इस बंदे की कोई दूसरी वाइफ प्रोक्योर कहीं से ढूंढवा के या इंतज़ाम कराओ। तो यहाँ पे अगेन ये प्रॉमिस वॉज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इसको वॉइड माना गया। अब ये केसेस में देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि इट इज़ वॉइड, बट अगर शादी हो गई, पैसे भी दे दिए गए, तो वो पैसे वापस नहीं ले सकते हो। हाँ ये भी है कि हाँ शादी हो गई और पैसे दिए नहीं, तो वो कोर्ट में जाके आप दिलवा भी नहीं सकते, ले नहीं सकते आप पैसे। तो दोनों ही है कि हाँ एक बार जो हो गया बस हो गया, शादी हो गई, पैसे नहीं दिए तो ले भी नहीं सकते आप कोर्ट में जाके कि केस कर दो, नहीं मिलेंगे। हाँ अगर शादी हो गई, पैसे दे दिए, तो आप बोलो वापस चाहिए, अब वो भी नहीं मिलेंगे, दोनों है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपिटेशन फ़ी, आप कोई बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कोई इंस्टीट्यूशन में अगर कोई एडमिशन करवा रहे हो, उसमें आप अगर आप कैपिटेशन फ़ी ले रहे हो एडमिशन के लिए, बहुत एक्स्ट्रा मान लो कोई पैसा, दैट इज़ अगेन डोनेशन मान लो। तो डोनेशन नहीं, क्या जो बोलते हैं रिश्वत, ब्राइब मान लो कुछ दे रहे हो, दैट इज़ अगेन अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। लॉयर सीकिंग परसेंटेज ऑफ क्लेम अमाउंट इज फी ओवर एंड अबव देयर यूजुअल फी इलीगल, भाई लॉयर अपने क्लाइंट से ये नहीं बोल सकता कि हाँ केस जिता दिया तो मेरे को नॉर्मल जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा मिलना पड़ेगा, दैट इज अगेन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, ये क्या होता है देखो, केसेस वेयर द सेम एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलीगल एंड लीगल टर्म्स, दैट इज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली इलीगल पार्टली लीगल, दैट मे बी एज फॉलोज। देखो कई बार वॉइड हो जाएगा वो इफ़ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि where the when an agreement contains several distinct promises to do some acts legal and other acts illegal, and legal act is not separable from the illegal one because consideration for legal and illegal is a single sum of money, the whole agreement is illegal and void। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट दे रहा है जिसमें लीगल चीज़ भी करने को बोल रहा है, इलीगल भी करने को बोल रहा है, बट बोल ये रहा है कि दोनों करेगा तो ही पैसा मिलेगा, कंप्लीटली वॉइड, वो मान ही नहीं जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ए promises to be a watchman of a store where legally imported goods and smuggled goods are stored for a salary of 10,000। अगेन वो पूरा एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा क्योंकि उसमें आप लीगल चीज़ तो कर रहे हो लेकिन इलीगल भी तो कर रहे हो, लीगल प्लस इलीगल इज इलीगल, ये समझ लो। देन रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, यानी कि एक बंदा रेसिप्रोकली ये प्रॉमिस कर रहा है कि पहले मैं लीगल चीज़ करूँगा, फिर अगर ये है तो मैं इलीगल चीज़ करूँगा। तो जो पहला सेट ऑफ प्रोमिस है वो कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा वॉइड है। समझो क्या है, एग्जाम्पल से ए और बी एग्री कर रहे हैं कि ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर 10,000, बट इफ़ बी यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही शैल पे 50,000 फॉर इट। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस नेमली दैट बी में यूज द हाउस एंड टू पे 10,000 फॉर इट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंड वन अगेन वो अनलॉफुल है तो वो वॉइड माना जाएगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट मेन चीज़ आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमने अभी पढ़ा है ना
कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स आप सेवरल हैं तो वो सेपरेट भी हो सकते हैं, लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट। जो लीगल पार्ट है वो वैलिड रहेगा, इलीगल पार्ट वॉइड रहेगा। यहाँ पे केस आता है इलेक्ट्रॉन लाइटिंग सिस्टम वर्सेस शाह इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या केस था? 3 पार्टीज थी, उन्होंने बिडिंग्स जैसे करते हैं वो बिड्स फाइल की थी फॉर कि जो एग्जिस्टिंग हमारी स्ट्रीट लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, BOT बेसिस पे करना था। आई होप आपको पता है क्या होता है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक पार्टी ने एक एक्स्ट्रा प्रपोजल रखा। उसने बोला कि अट्रैक्टिव रेट्स पे कि आप हमें इन, अब स्ट्रीट लाइट्स बनवा ही रहे हो तो इन पोल्स पे एडवर्टीजमेंट राइट्स, पता है ना कि हाँ स्ट्रीट लाइट्स पे एडवर्टीजमेंट राइट्स महंगे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कि हाँ आप इस पोल्स पे अपना बैनर या कुछ लगवा सकते हो, वो एडवर्टीजमेंट राइट्स हैं। तो एक पार्टी ने बोला कि इस रेट पे अट्रैक्टिव रेट्स के साथ प्रपोजल रखा कि आप हमें इसके साथ लाइट्स बनवा ही रहे हो तो इसके एडवर्टीजमेंट राइट्स भी हमको दे दो। अब यहाँ पे ऑर्डर जो दिया था वो टेंडर के बेसिस पे दिया था, बिड्स में जैसे होता है। और बाकी जो बिडर्स थे, क्योंकि 3 पार्टीज थी यहाँ पे, तो बाकी जो बिडर्स थे उन्होंने उसको कोर्ट में लेके गए वो केस को, और यहाँ पे अगेन कोर्ट ने यही बोला कि जो नॉर्मल आपने ओरिजिनल टेंडर की जो बात हुई थी वो वैलिड है क्योंकि वो लॉफुल था। बट जो सेकंड फर्दर जो आपने बोला कि वो एडवर्टीजमेंट राइट वाला, वो अगेन वो बिना बिड्स इनवाइट किए आपको ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, दैट इज़ इलीगल। सो वो उसने बोला कि ये सेकंड पार्ट नहीं हम दे सकते, दैट इज़ इलीगल, सो वो वॉइड रहेगा, पहला पार्ट वैलिड रहेगा। सो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो दूसरा उससे सेपरेट हो सकता है जो कि इलीगल है तो वो इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। हाँ अगर सेपरेट नहीं हो सकता फिर तो पहला केस जैसे मैंने बताया कि पूरा ही वो वॉइड माना जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट हाँ अगर सेपरेट हो कर सकते हो तो कर दो, और जो लीगल है वो लीगल रहेगा, जो इलीगल है वो वॉइड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। यानी कि अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव रख रहे हो और जो ऑल्टरनेटिव आपने रखे हैं उसमें एक ऑल्टरनेटिव इलीगल है, तो जो लीगल है वो ही सिर्फ आप वो इन्फोर्स कर सकते हो। ठीक है, मान लो एक एग्रीमेंट में आते हैं ए और बी, कि ए जो है शैल पे 1000 फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर्ड आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम, या तो चावल दे दे या स्मगल्ड ओपियम दे दे। तो ऑब्वियसली राइस डिलीवर करने के लिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ओपियम डिलीवर करने के लिए वॉइड है, सिंपल। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स, ऑब्वियसली सीधी बात वॉइड होते हैं। एक और चीज़ आपको मैंने फर्स्ट उसमें भी बताया था, कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं पता है, कि एक से जुड़ी दूसरी कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन, वो अगर इलीगल के साथ कोई कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन है वो भी इलीगल ही मानी जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो पार्टीज टू द, जो कोलेक्ट्रल वाले के लिए पार्टी है उसे पता है कि पीछे इलीगल काम के लिए वो आ रहा है। इसके बाद तीसरा चीज़, पहला तो ये हो गया वॉइड, दूसरा कोलेक्ट्रल वाला, तीसरी बात प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वो रिस्टोर आप कर सकते हो, यानी अगेन वो इलीगल में अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मनी पेड और गुड सप्लाइड अंडर इलीगल कैन नॉट बी रिकवर्ड, रिस्टोरेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, सो इसी के साथ वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे।